नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। सेल बायोलॉजी का आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम, जिसे कि आप कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम मैं देना चाहूँ तो बैग्स ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम का थैला। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लाइसोसोम होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इसके नाम में ही छुपी हुई है। कैसे? लाइसोसोम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये शब्द कौन से हैं? एक लाइसो और एक सोमा। दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ग्रीक वर्ड से हुआ। तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, और सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइसो का मतलब डाइजेस्टिव, सोमा का मतलब बॉडी। इट मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव यानी पाचक, और बॉडी का मतलब काय, तो इसका मतलब हो गया पाचक काय। तो जो हमारी कोशिका का पाचक काय है, डाइजेस्टिव बॉडी है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम से जुड़े हुए साइंटिस्ट के बारे में पता करते हैं कि सबसे पहले जो है लाइसोसोम को जो टर्म है वो किसने यूज किया। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि क्रिश्चियन डी डुवे साहब थे। 1955 में इन्होंने इस टर्म को यूज किया, और इस पाचक काय को खोजा किसने? क्रिश्चियन डी डुवे साहब ने। और इसका विस्तृत रूप से जो अध्ययन किया, जो स्टडी की, वो किस साइंटिस्ट ने की? नोविकोव साहब ने की। तो नोविकोव साहब ने जो ये स्टडी की थी, ये किसके थ्रू की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, ईएम के द्वारा। अब हमने अभी एक टर्म यूज किया कि ये एंजाइम से भरा हुआ बैग है। तो इसमें जो एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम जो कि अपघटन प्रकार के होते हैं, अपघटनीय होते हैं, हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम होते हैं। तो इस चीज को किसने बताया? तो वो साइंटिस्ट थे कौन? गौहन। और इन्होंने 1972 में बताया कि ये जो बॉडी है वो एंजाइम से फुलफिल होती है। तो ये इसके एक छोटा सा हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया। अब हम इसको पॉइंट वाइज डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा क्या? अकरेंस। अकरेंस का मतलब आप समझते हैं? प्राप्ति। ये प्राप्ति स्थान है, प्राप्ति स्थान। तो ये कहां मिलेगा? तो ये सभी लिविंग बींग्स में मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में, साथ में जो आरबीसी है उसमें ये नहीं मिलता। तो अपवाद क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है और आरबीसी है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, किस तरह का ये दिखता है, तो इसकी शेप जो है ये पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होती है, यानी बहुरूपीय है। ये डिपेंड करता है कि वो किस सेल में किस तरह का फंक्शन कर रहा है। जहां अवघटनीय प्रकार की डिग्रेडेशन टाइप का अगर फंक्शन कर रहा है, तो वहां इसकी शेप बार बार चेंज होती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी शेप है वो पॉलीमॉर्फिक और इरेगुलर तो है ही। इरेगुलर का मतलब क्या है? अनियमित प्रकार की शेप होगी। या पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? बहुरूपी होता है, अर्थात जिसके बहुत सारे रूप हों, और ये अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग रूप में मिल सकता है। लेकिन एक जनरल व्यू में देखें तो ये राउंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सेक लाइक है, क्योंकि अंदर इसके कुछ ना कुछ भरा हुआ है, या फिर तस्तरी के समान ये संरचना में दिखाई देता है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं, देखिए जो अगला टॉपिक है इसका साइज। साइज का मतलब आप जानते हो कि साइज का मतलब हो गया उसका आमाप। जो आमाप है वो एक जनरल कोशिका में सामान्यतः कितना होता है भाई? 0.1 से लेकर के 0.8 माइक्रो एम होता है। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जो कि फेगोसाइटिक इन नेचर होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी? जैसे कि फर्स्ट डिफेंस लाइंस, अपने न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह ये बनाते हैं। तो इनमें इसकी साइज सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं क्या करती है? डिग्रेड करने का काम करती है, फेगोसाइट्स का काम करती है, बैक्टीरिया को मारती है। आपको याद आ रहा होगा कि मोनोसाइट 8 माइक्रोन से जब 80 माइक्रोन तक पहुंच जाती है तो उसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। तो जो मैक्रोफेज होगा, जो डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेज स्टेज में है,
तो उसमें ये बड़ा आकार का हो जाता है, और उस समय इसकी साइज मेजर करें तो कितनी आती है, 0.8 से लेकर के 2 माइक्रो एम तक आती है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो जनरली एनिमल और प्लांट सेल में ये सब जगह मिलते हैं, और जो प्लांट सेल हैं तो जो हायर प्लांट है, मैं कहूं उच्च पादप जो होते हैं, उच्च पादप, उनमें इनकी संख्या उच्च पादपों में इनकी संख्या जो है वो कम होती है। किसमें भाई, उच्च पादपों में इनकी संख्या कम होती है। लेकिन जो कवक होते हैं, कवक फंजाई, कवकों में इनकी संख्या अधिक होती है। तो कवकों में क्या होगी, अधिक होगी, और हायर प्लांट्स जो हैं उनमें इसकी संख्या कम होगी। अब हम देखते हैं साइज के बाद में हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की चर्चा करें, या मैं कहूं इसकी संरचना को समझें, तो संरचना हम ऐसे लाइसोसोम को जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक नॉन फंक्शनल मोड में पड़ा है, उस लाइसोसोम की स्ट्रक्चर को देख के इसकी संरचना को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे भाई, ये मैंने एक लाइसोसोम बनाया है, इसको देख के लग रहा है कि इरेगुलर और सर्कुलर इन शेप है, लेकिन इसमें देखिए आप यहाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे मोटे मोटे कण देख रहे हो, और जहां बीच में डेंस। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर को बांटे तो हम 2 कंटेंट में स्टडी कर सकते हैं। एक तो यूनिट मेम्ब्रेन आप जानते हैं रॉबर्टसन के द्वारा यूज किया हुआ टर्म है ये, और एक होता है इसका अंदर का खोखला पार्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर का मैट्रिक्स हो गया। और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, या मैं कहूं यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर एकल झिल्ली होती है, न कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो है, इसमें क्या है, किससे मेडअप है, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, जैसा कि रॉबर्टसन साहब कहते हैं। और जनरली वो पीएम की मोटाई जो है यूनिट मेम्ब्रेन की 75 एंगस्ट्रोम मानते हैं, जिसमें दोनों तरफ प्रोटीन होती है और बीच में क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर होती है। तो इससे अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे, यानी कण समान सदृश संरचनाएं दिखेंगी, और इसमें एक गहरा पदार्थ भरा रहेगा, जो अलग अलग सेल्स में लाइसोसोम मिलेंगे। उनके अंदर ये जो डेंस मटेरियल है, गहरा रंग का पदार्थ है, या ये कणीय संरचनाएं हैं, ये या तो धानी युक्त रहेगी या रिक्तिका युक्त रहेगी, या पूरे लाइसोसोम में मैट्रिक्स में पूरी तरह फैली रहेगी। तो ये इनकी फिक्स नहीं है। यहां देखिए आप, ये जो संरचना देख रहे हो, ये वाली ये पार्टिकल दिख रहा है, और डेंस मटेरियल ये अंदर का पार्ट है। अब हम देखते हैं कि साहब इस मैट्रिक्स में क्या मिलेगा। तो एक तो हमें पार्टिकल्स का पता चल गया, लेकिन इस डेंस मटेरियल में क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम होंगे। और ये बहुत सारे एंजाइम जो है, मैंने कुछ एंजाइम यहाँ लिखे हैं, देखिए मैंने कुछ एंजाइम का नाम पढ़ता हूं। प्रोटीएजेज, प्रोटीन पाचन, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला, ग्लाइकोसाइडेज यानी कार्बोहाइड्रेट जो सुगर्स होती है उनको, लाइपेज, लिपिड्स को, सल्फेटेज सल्फेट से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उनको डाइजेशन से रिलेटेड, एक फोस्फोलाइपेज यानी फोस्फोरस युक्त लिपिड्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, एक फॉस्फेटेज, फॉस्फेट जो कंपाउंड है उनको, और लाइसोजाइम। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो इसके मैट्रिक्स में मिलने वाले हैं, उन एंजाइम के नाम। अगर मैं इन सारे एंजाइम को एक्साइ कर दूं और फिर कहूं कि भाई ये एंजाइम काम करेंगे, तो एक जो नया लाइसोसोम होता है उनमें ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको वर्क करने के लिए, फंक्शनल होने के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये सारे एंजाइम हैं, इनको फंक्शन के आधार पर हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, और वो कैटेगरी कौन सी है, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका मतलब हो गया अम्ल अपघटनीय एंजाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये बैग है, इस बैग के अंदर सारे लाइसोसोम्स जो हैं वो सभी के सभी एसिडिक मीडियम में फंक्शन करेंगे। और जनरली ये जो हमने बहुत सारे एंजाइम के नाम लिखे, इनका नंबर 40 से लेके 50 तक होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलिशन। क्या नाम था भाई,
एलिशन एलिशन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो ये एंजाइम है इनका नंबर 40 होता है और ये सारे के सारे किस रूप में फंक्शन करते हैं, एसिड मीडियम में फंक्शन करते हैं। तो एलिशन साहब ये कहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम जब होगा तो फिर बॉडी को मेंटेन करने में, अपने बफर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो पीएच है, एसिडिक पीएच, वो लाइसोसोम के अंदर क्रिएट होना चाहिए और अंदर क्रिएट करने के लिए या मैं कहूँ इनको एक्टिव करने के लिए जो पीएच का मान है वो कम से कम 5 होना चाहिए। अब जो ये 5 का पीएच है, इसको मेंटेन करने के लिए अब लाइसोसोम को बड़ा फंक्शन करना पड़ेगा जिससे कि वो एक्टिव हो सके। तो एक लाइसोसोम में भरे हुए सारे एंजाइम अपने आप को अम्लीय माध्यम में किस तरह से रोटेट करते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक समझना पड़ेगा प्रोटॉन पंप। क्या समझना पड़ेगा भाई? प्रोटॉन पंप। और प्रोटॉन का मतलब आप समझते हैं, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, प्रोटॉन। अब इस चीज को हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये एसिडिक मीडियम हो जाता है लाइसोसोम में। तो ये मैंने एक सेल ली है, ये आप क्या देख रहे हो, सेल देख रहे हो। इस सेल के अंदर ये तो है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में मैंने मान लिया कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने लाइसोसोम बना दिया। अब लाइसोसोम के एंजाइम एसिडिक मीडियम बनाने के लिए तो लाइसोसोम को क्या फंक्शन करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको इसकी यूनिट मेम्ब्रेन को देखना पड़ेगा। इसकी जो यूनिट मेम्ब्रेन है, जो इकाई है, इसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भाई? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या लगे होते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यहां पर प्रोटॉन आयन को पंप किया जाएगा, यानी इस चेंबर से होकर के हाइड्रोजन आयन इस साइटोसोल से कहां चले जाएंगे, लाइसोसोम के मैट्रिक्स में चले जाएंगे। और इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी करेंसी के रूप में आप जानते हैं एटीपी को कहते हैं। तो जो इस साइटोसोल में एटीपी पड़ा है वो इस कार्य में मदद करेगा और इस काम में मदद के लिए एक एंजाइम चाहिए जो कि एटीपीएज होगा और इस काम के लिए 5 टाइप के एटीपीएज जो है यहां इस मेम्ब्रेन पर फंक्शन करने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है एटीपीएज, ये कहां है, इस यूनिट मेम्ब्रेन पे आकर के बाउंड हुआ है। इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर मैंने कहा कि ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये जो चैनल प्रोटीन है ये भी यहां मिलेगा और इस कार्य में एटीपी जो है यूज होगा और एडीपी और आईपी में जो है डिग्रेड हो जाएगा। तो देखिए एक प्रोटॉन जो है अंदर इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये सारा काम जो है प्रोटॉन को उठाने का वो कहां से किया जा रहा है, साइटोसोल से। और साइटोसोल का पीएच कितना होता है, 7.2 के अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका पीएच लो करना है और लो करने के लिए हमें प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन आयंस को किसके अंदर डालना पड़ेगा, ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम में डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इसका पीएच जो है एसिडिक होता जाएगा और इसका पीएच 5 हो जाएगा। और यही कारण है कि सारे के सारे जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे फंक्शन करेंगे और एसिडिक पीएच को मेंटेन करेंगे। तो ये बात हुई इसके एंजाइम की। लेकिन अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे और अगला टॉपिक देखिए, आप देख रहे हैं लाइसोसोम के प्रकार। मैंने पहले ही कहा कि ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं यानी बहुरूपी होते हैं और बहुरूपी यानी फंक्शन के आधार पर कहां पे ये प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, डेड सेल्स को हटा रहे हैं या फिर किस बैक्टीरिया को हटा रहे हैं या फिर कोई और अपघटन का काम कर रहे हैं या इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो उस बेस पे जो है हम लाइसोसोम को डिवाइड करते हैं। तो लाइसोसोम को मैंने डिवाइड किया है
तो पहला जो लाइसोसोम का है उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक लाइसोसोम। क्या कहेंगे भाई? प्राथमिक लाइसोसोम। अब यहां पहले ये समझना जरूरी है कि प्राथमिक लाइसोसोम होता क्या है। तो फिर मैंने एक डायग्राम बनाया है और ये डायग्राम एक सेल को डिनोट कर रहा है कि ये पूरी एक हमारी सेल है। इस सेल के अंदर आप देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी है? आरईआर वाली है, क्योंकि इस पे राइबोसोम लगे हुए हैं और राइबोसोम लगे हैं तो ये प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे तो ट्रांजिटरी वेसिकल्स बनेगा। तो ये वेसिकल्स बन गए यहां पर ईआर के थ्रू। ये वेसिकल्स जो सिस फेस है गोल्जी बॉडी की उसके द्वारा लिया जाएगा और उसकी ट्रांस फेज जो है या मैच्योरिंग फेज है उसके द्वारा उसको बाहर निकाला जाएगा और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक लाइसोसोम बनाएंगे। उसी लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे भाई? उसी लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम बना कैसे ये हमने देखा, लेकिन इसको पहचाने कैसे? इसको पहचानने का तरीका है कि ये एक तो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब आप समझते हैं अक्रिय होता है और अक्रिय का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका मीडियम क्या है? अभी तक एसिडिक नहीं हुआ है। दूसरा, ये नए नए बने हुए हैं, न्यूली यानी नए जो लाइसोसोम बनने वाले हैं सर्वप्रथम वो प्राथमिक लाइसोसोम होंगे और इनके अगर ल्यूमेन में देखिए तो किसी प्रकार के कोई पार्टिकल या कोई कण नजर नहीं आते। तो हम प्राइमरी लाइसोसोम को देखिए कि किस तरह से बना। फिर दूसरे प्रकार का होता है सेकेंडरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम है इसको आप कहते हो द्वितीयक लाइसोसोम। क्या कहते हो भाई? द्वितीयक लाइसोसोम। अब द्वितीयक लाइसोसोम को समझने के लिए फिर हमें ये डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। ये तो पहले प्रकार हो गया इसका। अब द्वितीयक लाइसोसोम को पढ़ने के लिए आप जानते हो कि सेल में किसी पदार्थ को लेने के लिए सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग मेथड चलता है। ईटिंग का मतलब होता है किसी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेना और ड्रिंकिंग का मतलब किसी लिक्विड पार्टिकल को अंदर लेना। तो यहां मैंने देखो यहां पर मैंने लिक्विड पार्टिकल रखे हैं और यहां मैंने सॉलिड पार्टिकल रखा है। जो सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। और जो लिक्विड फॉर्म में अंदर प्रोसेस चल रहा है अंदर की तरफ इंगल्फ करने का, इसको कहते हैं हम पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान सेल के अंदर जो वेसिकल्स बनता है, पिनोसाइटोसिस से पिनोसोम बनता है और फैगोसाइटोसिस से फैगोसोम बनता है। तो ये दो वेसिकल्स बन गए। ये इन वेसिकल्स को हम क्या कह सकते हैं? इनको हम खाद्य धानियां कह सकते हैं, फूड वैक्यूल कह सकते हैं। और जब ये फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएगी, देखिए ये फूड वैक्यूल सॉलिड वाली है, ये लिक्विड वाली है, अगर ये दोनों इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में अटैच हो जाती है तो इससे एक नया लाइसोसोम बन गया और इसे ही हम क्या कहते हैं? सेकंड वाला, जिसको मैंने यहां लिखा है सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम। और ये द्वितीयक लाइसोसोम में इसमें प्राथमिक लाइसोसोम भी है और साथ में फेगोसोम और या पिनोसोम या दोनों ये भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम इसको हेट्रोसोम भी कहते हैं या हेट्रोलाइसोसोम भी कहेंगे। तो देखिए यहां पर प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम ऑब्लिक पिनोसोम ये दोनों जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम से डिफरेंशिएट कैसे करें? तो इसके लिए देखिए ये सक्रिय होता है। ये क्या होता है? सक्रिय होता है और इसका जो लुमेन है, जो इसका मैट्रिक्स है वो कणीय होता है। और ये कण कहां से आए? जो फूड वैक्यूल सही है जिसके अंदर फूड पड़ा है वो आके जुड़ा है तो वो पार्टिकल्स इसमें नजर आएंगे। तो दो तरह के तो ये हो गए। अब थर्ड टाइप का हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक लाइसोसोम और तृतीयक लाइसोसोम है इसको हम कहते हैं अवशिष्ट काय या रेजिडुअल बॉडी, या हम ये कहें कि ऐसा लाइसोसोम जिसकी ल्यूमेन या मैट्रिक्स के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हो। ऐसा लाइसोसोम जिसकी मैट्रिक्स में, जिसकी ल्यूमेन में, जिसकी गुहा में अपचित भोज्य पदार्थ पड़ा हुआ हो जिसको कि एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फेंकना है।
तो उस लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टर्सरी। देखिए ये वाला सेकेंडरी था और इसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पड़ा है। ये कैसा है, अपचित पदार्थ पड़ा है इसमें। तो ये लाइसोसोम अब क्या कहलाएगा, ये टर्सरी वाला कहलाएगा, जिसको टीलोलाइसोसोम भी कह सकते हैं, रेजिडुअल बॉडी भी कह सकते हैं, अवशिष्ट काय भी कह सकते हैं। और ये इसका काम क्या है, एक्सोसाइटोसिस बहिस्रावण के द्वारा ये क्या करेगा, इस अवशिष्ट पदार्थ को इस सेल से बाहर त्यागने में मदद करेगा। यानी ये सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा और फट जाएगा और ये जो रेजिडुअल मैटर है वो बाहर सेल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये कौन सा कहलाता है, थर्ड टाइप का, जैसे कि हमने ऐसे अवशिष्ट काय का। एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि एक हमारी स्किन में मिलने वाला लाइसोसोम है, जो क्या करता है, हमारी स्किन में मैं थर्ड वाला बता रहा हूं, हमारी स्किन में मेलेनोसाइट्स मिलते हैं। मेलेनोसाइट क्या मिलते हैं भाई, मेलेनोसाइट मिलते हैं। और ये मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं, मिलेनिन का फॉर्मेशन करते हैं। मिलेनिन। और मिलेनिन क्या है, एक पिगमेंट है जो कि स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो मिलेनिन है, इसका एग्जोसाइटोसिस जिस लाइसोसोम के थ्रू किया जाएगा वो लाइसोसोम टर्सरी या टीलोलाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी के रूप में पहचाना जाएगा। तो ये हमारे अंदर कहां मिलेगा, आपको पता चला। और अंतिम जो है ऑटोसोम्स, जिसे कि ऑटोलाइसोसोम्स या ऑटोफेजिक लाइसोसोम भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा लाइसोसोम है कि ये सेल के स्वयं के कोशिकांगों को, सेल ऑर्गेनेल को खाने लगता है, उन्हीं को पाचन करने लगता है। इस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, एक सेल्फ डाइजेशन बॉडी, या मैं कहूं स्वयं पचित काय का रूप ले लेता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल ऑफ ए सेल, या हम कहें कि आत्मघाती थैली जो है, इस कंडीशन में कहेंगे। तो जो ऑटोफेजिक सॉम है, जैसे मान लीजिए कि एक ये माइटोकॉन्ड्रिया था और ये अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो इसकी लाइफ साइकिल आपने कुछ डेज में पढ़ी थी, 5 to 7 डेज में। तो इतने दिन बाद में ये किसी सेल में मर गया, तो ऑटोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स जो होंगे वो आएंगे, इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे और फिर इसको डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करके इसको पार्टिकल्स में तोड़ करके साइटोसोल में मुक्त कर देंगे। ये साइटोसोल है, इसी में क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे। और जैसे ही जहां इसकी जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं पार्टिकल को मॉडिफाई करके फिर से एक न्यूली कंसंट्रेटेड सेल ऑर्गेनेल तैयार किया जाएगा। तो ऑटोसोम्स या ऑटोफेजिक लाइसोसोम वो होंगे जो कि स्वयं का ही पाचन कर लेंगे। ऑटोलाइसिस की क्रिया जिनमें देखी जाएगी। तो 4 तरह के आपने लाइसोसोम पढ़े। इट मीन्स आज का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने लाइसोसोम की इनिशियल हिस्ट्री की अध्ययन किया। अब इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, वो कौन से एजेंट है, और साथ में इसके फंक्शन और इसका बायोजेनेसिस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।